हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा एक इनसाइट ऑफ प्राइज एक्शन पर, कि प्राइज एक्शन को टेक्निकल को छोड़कर उसके अंदर के जितने एस्पेक्ट हैं लगभग लगभग हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जितने हम लोग वीकली या डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस करते हैं कि अगले सेशन के लिए हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे, नेक्स्ट वीक के लिए भी, जैसे आज जो हम लोग सेशन करेंगे ना, तो आज हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स के जो आप लोग ट्रेडर है वो आप अपने ट्रेड प्लान कैसे रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, क्या आपकी अप्रोच होगी प्राइस में, कब आपकी एंट्री एग्जिट बनेंगे, कब आप एग्रेसिव मोमेंटम के लिए जाएंगे, कब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट। और आपका विजन कैसे आप अपना तय करेंगे कि आपको करना क्या है। अप्रोच सबसे महत्वपूर्ण होती है सर बाजार में। देखिए, जो आपको बोला है ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, अप्रोच की बात है सर। कि आप प्राइस में इनसाइट और प्राइजेक्शन जब आप समझ लेते हैं तो वो अप्रोच आपकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव बिल्ड करता है। साइकोलॉजी जैसा कोई अलग से कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके स्किल का काम है सर, धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अप्रोच अपनी सही रखी तब तो अप्रोच का मतलब है कि अभी अगर रिसेंट निफ्टी अभी 24,964 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां से ये कहना कि नहीं गिरेगा या अप साइड मोमेंटम करेगा, डाउन साइड करेगा या अप साइड करेगा, तो दोनों ही बातें निरर्थक निरर्थक हैं। क्यों? आप जो हुआ नहीं है उसको अज्यूम कर रहे हैं। इससे बेहतर तरीका होता है, इससे बेहतर प्रोसेस ये है कि आप ये एजम्पशन करें कि प्राइस क्या करने की गुंजाइश रखता है, और वो किस ब्याह पर होना चाहिए, प्राइस के हिस्टोरिकल डेटा पर होना चाहिए। अभी रिसेंटली जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उस वहां पर प्राइस किस तरीके का आपको विजन दे रहा है, उस पर डिपेंडेंसी अगर आपकी है, इसको छोड़कर कि क्या होने वाला है, उससे बेहतर ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि क्या हो चुका है। उससे आपकी अप्रोच बिल्ड होगी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर आपके ट्रेड प्लान बहुत बेहतर बनते हैं। ठीक है, तो कल एक पॉइंट हम लोगों का छूट गया था, ध्यान दीजिए। कल शाम के सेशन में हम लोगों ने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में डिस्कस किया कि जो भी अंडरलाइन एसेट्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस पूरी तरीके से सपोर्ट करता है निफ्टी को, HDFC ICICI बैंक, SBI बैंक, ये बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं। तो आप उन सारे चार्ट्स को भी इसके साथ रखें। अगर आपका लॉन्ग का निफ्टी 50 को लेकर कोई एनालिसिस है कि यहाँ से लॉन्ग हो सकती हैं पोजीशंस, तो फिर आपको वीकली टाइम फ्रेम में, अगर आप इक्विटी के ट्रेडर हैं कि इस हफ्ते आपको इक्विटी की ट्रेड करना है, तो इंडेक्स अगर लॉन्ग होगा तो ही लॉन्ग की पोजीशन वीकली आप ट्रेड करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पोजीशंस को ट्रेड करेंगे। अगर इंडेक्स का व्यू शॉर्ट साइड है तो आपका एक वॉच लिस्ट होना चाहिए जो वीक स्टॉक है वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को समझते, हो सकता है इस सेशन का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो, कि एक बड़ा सेशन हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको अंत तक देखा जाए। और जो ट्रेडर्स, यकीन मानिए, बिल्कुल लास्ट एंड तक इस सेशन को देखेंगे, एक एक क्लैरिटी आपके थॉट प्रोसेस में होगी जब आप मंडे को मार्केट में बैठेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि अभी तक मैंने आपको सिखाया है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में मैं आपको सिखाता हूं कि बिगर टाइम फ्रेम पे जाकर प्राइस को एनालाइज कीजिए कि क्या कर रहा है, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर एनालाइज कीजिए कि प्राइस का मोमेंटम किस साइड है। अब मैं आपको बोलता हूं कि पहले लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप प्राइस की अप्रोच को आइडेंटिफाई कर लें, जो मैं आपको डेली के ट्रेडिंग सेशंस में समझाता हूं, लेकिन उसका लॉजिक आपको क्लियर नहीं होता है। चलिए आज के सेशन में सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोशिश करेंगे प्राइस को यह पहचानने की कि रिसेंट निफ्टी 50 का मोमेंटम डायरेक्शनल कैसा है। तो अगर आप पहली नज़र में प्राइस को देखेंगे ना, तो आपको एक बहुत क्लियर थॉट आएगा क्या, कि पिछले कुछ सेशंस से अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखें तो भी, आवरली टाइम फ्रेम देखें तो भी, ये इसका बॉटम है सर। यहाँ से सिर्फ एक मोमेंटम आया है, और वो भी बॉटम लगा था 7 अक्टूबर को एक हायर साइड, और उसका अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है। ठीक है, और इसी दौरान अगर आप देखें, ये 7 अक्टूबर को जो लो लगे, एक बैंक निफ्टी में बड़ा हायर साइड पुशबैक आया, और दोबारा जब बॉटम के पास आने की कोशिश किया तो दोबारा दूसरा भी पुल बैक एग्रेसिव था, 1% थर्सडे को ऊपर क्लोज किया बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी अपने पुल बैक जो कर रहा है वो एग्रेसिव पुल बैक है, और निफ्टी 50 जो अपने पुल बैक कर रहा है उसने सिर्फ एक डिफेंसिव पुल बैक किया, और उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा। दूसरी बार का पुल बैक कोई एग्रेसिव पुल बैक नहीं है। तो निफ्टी जो है बार बार प्राइस में कोई पुल बैक लेकर नहीं आ रहा है। एक बड़े डाउनफॉल के बाद एक बार उन्होंने अपना लास्ट स्विंग हाई को रिटेस्ट किया, अब प्राइस को बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे कंपैरेटिवली अगर पूछूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन में कौन सी अप्रोच बेहतर है, तो आपको कहना होगा निफ्टी के बायर्स की अप्रोच बेहतर है। क्या मैंने बोला? कि निफ्टी के बायर्स की अप्रोच बेहतर है। क्यों सर, निफ्टी के बायर्स की अप्रोच कैसे बेहतर है? देखिए, एक एबिलिटी की बात है, क्षमता की बात है।
बायर्स का जो खरीदारी का तरीका है, जो उनका प्रोसेस है, वो कैसा है? देखिए, अगर आपके पास एबिलिटी कम है और आप एक फाइटर हैं, आपकी क्षमता कम है लड़ने की, और सामने एक फाइटर है, तो आप क्या करेंगे? घबराहट में तेजी से उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हरा दिया जाए, क्योंकि आपको खुद की क्षमता पर भरोसा नहीं, खुद की एबिलिटी को आप पहचान ही नहीं रहे। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। इससे समझ लिया जाता है कि बायर से कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप पहचान लें कि आपके सामने जो फाइटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे आप डायरेक्टली जाके नहीं भिड़ सकते। ये पता कैसे चलेगा सर? ये पता लगेगा जब आप उससे पहली बार फाइट करने जाएंगे। पहली फाइट में आप डिफीट हुए, उसने आपको पीछे की तरफ धकेला, अब आप समझ गए कि अब दोबारा इससे तभी लड़ने जाया जाए तब जब इसके बराबर हम तैयारी कर लें, इतनी मेहनत करें, पहले से इतना पावर जनरेट करें, अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लें, तब हम दोबारा ये अप्रोच रखेंगे कि इसको हम दोबारा फाइट करने जाएं। और आपने खुद को तैयार नहीं किया उससे फाइट करने के लिए, और वो है आपसे स्ट्रांग, और बार बार आप उससे फाइट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? हर बार हार के आइएगा कि नहीं आइएगा, है ना? वही एक अप्रोच जिसको आप लोग कहते हैं, हिस्टोरिकल में हम लोग कहते हैं चाणक्य नीति। इसीलिए सर कि अगर आप किसी से कहीं दो कमतर आंक रहे हैं, खुद को दो कदम पीछे हैं, तो पहले उतना स्ट्रांग होकर दिखाइए। तो यही बैंक निफ्टी के और निफ्टी के प्राइजेक्शन में मेजर डिफरेंस है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आप गौर करें तो ये पुलबैक की जगह कंसोलिडेशन का फेज दिखाता है। टाइम विद प्राइस का जब आप यहाँ पर अपना सामने रखेंगे, जैसे रिसेंट मार्केट जो है वो टाइम विद प्राइस में सेलर्स के बिहाफ पर काम कर रहा है कि खरीदारी का जो प्रोसेस होगा वो बहुत धीमा होगा और सप्लाई का प्रोसेस बहुत अग्रेसिव होगा। खरीदारी का तरीका उतना धीमा, सप्लाई का प्रोसेस उससे बहुत तेज होगा। खरीदारी का तरीका धीमा होगा, सप्लायर बहुत एग्रेसिवली काम करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, जो ये बॉटम लगा है 24,700 का, यहाँ से खरीदारी जिस तरीके से हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव बाइंग हुई है, काल्मनेस के साथ खरीदारी हुई है। एक बायर्स की पहचान क्या है? कंसोलिडेशन और काल्मनेस। धैर्य के साथ जो बायर खरीदारी करेगा वही एक उसकी अच्छी अप्रोच को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 24,700 से जब ये लो लगे 25,200 के, तो ये जो 500 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम है बैंक निफ्टी 50 के प्राइस में, ये क्या है? ये टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर बायर्स और सेलर में ये बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव दिखते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं चार्ट पर इन सेलर्स के तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो। कैसे? टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से। बार बार दोहरा रहा हूं, टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से। टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब यहां से खरीदारी की शुरुआत हुई 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, जब ये लो हाई लगा तो 500 पॉइंट का मोमेंटम आया है 63 कैंडल में। 63 कैंडल, 10 मिनट का एक कैंडल, 630 मिनट में। कुल खरीदारी जो हुई है वो हुई है 630 मिनट्स। ठीक है, 63 कैंडल का पूरा ये ड्यूरेशन। अब यही इसी के बाद जब प्राइस ने अभी तक बॉटम लगाया है तो ये 25,200 से अभी गिरावट करते करते हम कहाँ पहुंचे? 24,975। तो लगभग अगर आप मान लें तो 250 पॉइंट की मेजर रफली फिगर की गिरावट है। और 250 पॉइंट की गिरावट में टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो टाइम का जो वैल्यू 100 कैंडल्स का यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन आपको दिखता है, 100 कैंडल्स। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैंडल्स, देखिए दोबारा से एक बार दिखाता हूँ, नंबर ऑफ कैंडल्स 63। तो आपने सिर्फ 630 मिनट में जो खरीदारी की है वो 500 पॉइंट का है, और आपने अगले 1000 मिनट में जो सप्लाई लेकर आए हैं वो है 250 पॉइंट का। टाइम ड्यूरेशन सेलर्स ने ज़्यादा लिया है और बिकवाली लगभग हाफ क्वांटिटी की कर पाए हैं, आधा भाव गिरा पाए, और टाइम विद प्राइस का यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा सपोर्ट एरिया के पास प्राइस का रिफ्लेक्शन। मैंने आपको क्या सिखाया है? कोई भी प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट को जब रिस्पेक्ट देता है, पिछला सपोर्ट का मतलब हुआ एक बार प्राइस चल कर गया, वो अनटेस्टेड रेंज है, अभी नहीं पता इसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर प्राइस उसको दोबारा रिटेस्ट करने आया तो ये एक अनटेस्टेड रेंज का पहला रिस्पेक्ट हुआ। अगर प्राइस वहां से पुल बैक ले, फिर अगर गिरावट होगी तो यहीं पर ये रिस्पेक्टेड रेंज है, दोबारा प्राइस यहीं से चलकर जाएगा। इसका ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, जब प्राइस एक बार किसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करता है तो पॉसिबिलिटी होती है वो दूसरी और तीसरी बार भी वहीं से रिवर्सल लेगा, उसके ब्रेकडाउन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अभी रिसेंट मार्केट सिनेरियो में जो आपका 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो लगा हुआ है, ये लेवल्स की मार्किंग जो कर रहा हूं ये बहुत ध्यान से समझते जाइए। अभी जो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो लगा हुआ है, प्राइस ने पहली बार इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से एक डिमांड उठी तो ये अनटचड जोन था, क्योंकि पहले सप्लाई चल रही थी, तो सप्लाई के मार्केट में स्विंग हाई ब्रेक होके एक लॉन्ग का पोजीशन, ये पहली बार हुआ था। इतने पूरे डाउन ट्रेंड में ये मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखेगा कि कोई स्विंग हाई ब्रेक हो गया हो फिर मोमेंटम आया, स्विंग हाई ब्रेक नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम था कि प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किया 24,900 के पास और वहां से मोमेंटम किया। तो अब ये मेरे लिए फ्रेश अनटेस्टेड रेंज है।
प्राइस जब दूसरी बार इसके पास लौट कर आया तो देखिए 24,952 से जो पुल बैक लिया 137 तक, ये पहली बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। दूसरी बार फिर आने की कोशिश किया तो यहाँ पर दोबारा सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब तीसरी बार आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्राइस ने पहली बार जिस प्राइस को रिस्पेक्ट दिया उसी को लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है। अब ऐसे टर्मिनोलॉजी में क्या होता है ना सर, आपको लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने का वेट करना होता है। अब मंडे के लिए आपके जो पहले ट्रेड प्लान होंगे निफ्टी के लिए वो क्या है, अगर प्राइस अपने लास्ट स्विंग है, ये है सेलर रेंज सर अभी रिसेंटली, तो 25,050 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है छोटे टाइम फ्रेम का 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो भी तब जब प्राइस ने थोड़ा सा गैप डाउन करे या कॉस्ट के पास ओपन होने के बाद, पहला कैंडल 5 मिनट का नहीं होना चाहिए, पहले कैंडल के बाद 9:30 के बाद कोई भी कैंडल क्लोज कर जाए 25,000 ये 40 का 25,050 का राउंड फिगर प्राइस है, एक 5 या 10 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद आप लॉन्ग की पोजीशंस देखेंगे। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप करता है या पहले 9:15 से 9:20 9:25 का कैंडल ही 25,050 के ऊपर पहली कैंडल की क्लोजिंग करता है तो क्या कीजिएगा, तो आप वेट एंड वॉच करेंगे, सस्टेन करने देंगे प्राइस को लगभग 1 घंटे तक। 10-15 का जब पहला कैंडल क्लोज कर जाएगा फिर उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, जब वो हाई निकलेंगे तब आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करेंगे। ये पहला ट्रेड प्लान है छोटे टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 के ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम का विजन रख रहे हैं, और लॉन्ग के लिए हम लोगों ने एक लेवल डिसाइड कर लिया कि 24,900 के नीचे अगर बाजार आने से पहले पहले गैप डाउन या कॉस्ट की ओपनिंग करेगा, वहां से हायर डायरेक्शन पहली कैंडल अगर 25,050 के ऊपर क्लोज की 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो वहां पर आप उस कैंडल के 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई निकलने के बाद लॉन्ग करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समराइज कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, अब यही अगर प्रक्रिया को दोहराया जाए गैप अप के बाद, तो 1 घंटे की प्राइस की सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि भाव को वहां पर ऊपर जाकर रुकना चाहिए। ठीक है, तो जब वहां पर सस्टेन करेगा 25,050 के ऊपर 1 घंटे, फिर लॉन्ग करने के लिए आप देखेंगे, फिर वहां पर अपनी अप्रोच रखेंगे लॉन्ग करने की। अब यही काम हम करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में तो प्राइस को हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने प्राइस को देखा है बॉटम टू टॉप अप्रोच में। ठीक है, सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि बायर्स का जो बिहेवियर है वो काल्म बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अब ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है तो बायर्स यहां पर हमको अच्छे दिख रहे हैं। अब हमको ये देखना होगा कि किस स्तर पर, बड़े टाइम फ्रेम पर किस लेवल पर ये बायर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाइए। एक लेवल की आपकी मार्किंग हुई है जो आपके लिए वैलिड है 24,900। 24,900 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक वो प्राइस स्ट्रांग है, और 24,900 के ब्रेकडाउन के बाद आप शॉर्ट करेंगे अगर प्राइस में कोई गैप अप हुआ, उसके बाद 24,900 का ब्रेकडाउन हुआ तो। अब कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए एक बॉटम प्राइस में आपके लिए जो सबसे बड़ा बॉटम हो। तो इलेक्शन टाइम पे लगा ये बॉटम जिसने लास्ट 2 से 3 स्विंग लो की जो भी डिमांड पड़ी हुई थी सब सारी लिक्विडिटी उठाकर वहां से जाकर ये हाई लगाए। तो ये जो बॉटम लगा है 21,300 का, और वहां से जो हाई लगे हैं वो हैं 26,000 के सर। तो ये जो बॉटम है 5,000 प्राइस ने जहां से डायरेक्शनल मोमेंटम लिया है लगभग राउंड फिगर में, तो यही बायर्स पर हम पहला बिलीव करेंगे क्योंकि यही बायर्स ये सारी लिक्विडिटी उठाकर लाएं। अच्छा, एक बात समझिए, ये हायर हाइज का फॉर्मेशन है, ये एक इनसाइड आपको टेक्निकल का टर्म बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। अब प्राइस यहीं से उठा ले गया सब डिमांड, तो जो प्राइस के ट्रेडर्स इस स्तर पे इस रेंज में खरीदारी करने का इंतजार कर रहे थे उनको मौका नहीं मिला। अगला रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस स्विंग यहीं से उठा ले गया, स्विंग लो से बाइंग। अब इस लेवल के नीचे इस रेंज के जो भी बायर्स हैं उनको खरीदारी का मौका नहीं मिला। अब फिर प्राइस ने क्या किया, इसी स्तर से उठा ली बाइंग। अब इस रेंज के जो भी बायर्स हैं उनको खरीदारी का मौका नहीं मिला। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स, ये पेंडिंग ऑर्डर्स, ये पेंडिंग ऑर्डर्स, एक हायर हाइस के फॉर्मेशन में सारे स्विंग लो के नीचे एक पेंडिंग ऑर्डर्स का ब्लॉक रेंज छूट जाता है सर। जैसे ये प्राइस चल रहा है हायर हाइस का फॉर्मेशन, तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स का एक रेंज छूट गया। जो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे प्राइस आएगा, नहीं आया, इन्होंने फिर यहाँ से उठाया, तो अब जो ट्रेडर से इस पूरी रेंज वहाँ प्राइस नहीं आया। अब प्राइस यहीं से उठ गया तो इस पूरी रेंज में प्राइस नहीं आया। अब प्राइस लास्ट जोन से उठ गया तो अभी भी इस रेंज में प्राइस नहीं आया। तो ये सारी रेंज के बायर्स जो है पेंडिंग ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स है। अब प्राइस यहाँ से उठा, अगली खरीदारी यहीं से उठा रहा था, तो इस रेंज के सारे बायर्स का जो पेंडिंग ऑर्डर्स ब्लॉक रेंज रह गया। तो इस रेंज में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी। अब प्राइस ने यहां से एक एग्रेसिव न्यूज बेस्ड इंपैक्ट में मोमेंटम किया और सारी लिक्विडिटी उठाकर एक हाई लगा दिया 26,000 का। तो ये सारे बायर्स जो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर बैठे थे उन्हीं का इंपैक्ट था, प्राइस यहां तक गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, जब सारी लिक्विडिटी इस रेंज की उठ चुकी है, अब यहां पे खरीदार और रह गए क्या खरीदारी के लिए, सारे ऑर्डर्स तो ये कैंडल उठा लाई थी। ठीक है, अब प्राइस ने उसी के इंपैक्ट से ये हाई लगा दिए।
अब अगर प्राइस में कोई लास्ट स्विंग लो, जैसे अभी अभी मोमेंटम के बाद क्या हुआ है, ये हमारे लिए मेजर लास्ट स्विंग लो है और फर्स्ट लास्ट स्विंग लो, ये सेकंड मेजर यही है, सेकंड लास्ट स्विंग लो ये। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया कभी 23,900, ये 24,000 का प्राइस, तो समझ लीजिए आपका अगला टारगेट यही है फिर, और ये भी ब्रेक डाउन होगा फिर, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी तो उठा ले गए। इसके बाद जो ब्लॉक ऑर्डर की रेंज है वो डिमांड की रेंज सर इस रेंज के नीचे बनी हुई है ये, तो प्राइस का बहुत मुश्किल लगता है कि प्राइस 24,000 के नीचे ट्रेड करेगा। ये एक रफली फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 24,000 के नीचे ट्रेड करने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर बाजार को गिरने दिया गया तो समझ लिए हम लोग एक सेलर रेंज में एंटर कर जाएंगे, फिर 3-4-5 महीने प्राइस कमजोर रहेगा, 6-7 महीने लगेंगे निकलने में। इसलिए डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई मत देखिएगा। अभी आपके लिए रिसेंटली डाउनफॉल, प्राइस वीक है, हम लोग डाउनफॉल के लिए जाएंगे 24,000 तक, 24,000 की रेंज के नीचे नहीं जाएंगे। जब 24,000 का ब्रेकडाउन होगा तब कोई प्राइस का अप्रोच रखेंगे, मतलब जब प्राइस अगर यहाँ से 24,900 को ब्रेक करके निकले तो 24,000 पर जब तक भाव पहुंचेगा तो हमारा बिहेवियर जो प्राइस को एनालाइज करने का होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे प्राइस इस सपोर्ट एरिया के पास आया तो अभी हम लोग न्यूट्रल हो गए। किस ब्याह पर न्यूट्रल हो गए? प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं कि 25,050 निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे सर, वेट करेंगे मंडे को इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे, सिर्फ सेल ऑन राइज कर रहे थे। क्यों? न्यूट्रल बिहेवियर। यही बिहेवियर अब अगर 24,900 ब्रेक हुआ तो अब हमारा 24,000 पर जब प्राइस सपोर्ट लेगा तब होगा, वहां पे जैसा व्यवहार दिखेगा फिर नीचे देखेंगे। तो अभी का बॉटम प्राइस क्या है? ये लगा हुआ है, ठीक है, 21,500। अब यहां पर क्या कीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कीजिए और देखिए किस स्तर पर ये भाव ट्रेड कर रहे हैं। देखिए जरा, प्राइस ट्रेड कर रहा है, पहला पूरी खरीदारी का लगभग 24% के आसपास बिकवाली हो चुकी है। यहां से जितना मोमेंटम आया, 24% का मतलब हुआ सर कि अगर कोई भाव 0 रुपए से 0 रुपया से 100 रुपया चलकर पहुंचा तो अब वो लौट कर 76 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या हुआ? 100 रुपए से 24% का रिट्रेसमेंट है, 100 रुपीज से 24% का रिट्रेसमेंट है। वही मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि प्राइस ने 21,300 से रैली की शुरुआत की और 26,300 के आसपास के हाई लगाए। अब इस पूरी रैली का यहां से 21,270 से लेकर 26,275, इसको हम मान रहे हैं 100%, और ये 100% में से 24%, देखिए 23.6 होता है सर, 0.386 लिखे, 25,096 का लेवल है ये। अब प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव अप्रोच। अब देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे अभी रिसेंटली टाइम फ्रेम पर, सारे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो जिनका हायर वेटेज है निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, ठीक है, जैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक्स हुआ, पीएसयूज हुए, ये इनका बैंक निफ्टी में मेजर वेटेज है। यहाँ पे निफ्टी 50 के अंडरलाइन में एसेट कौन है? जो बैंक निफ्टी के मेजर मार्केट कैपिटल जिनका है ये, ठीक है। तो इन सारे प्राइस एक्शन सभी इंडेक्स के लगभग सिमिलर एक जैसे दिखेंगे। कल हम लोगों ने जब बैंक निफ्टी का अप्रोच देखा, प्राइस एक्शन देखा, तो हम लोगों ने क्या देखा था? कॉन्ट्रडिक्शन, मतभेद, कि डेली टाइम फ्रेम का व्यू कुछ अलग है और छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम का व्यू कुछ अलग है। आवरली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेगेटिव कंसोलिडेशन। कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? वही कॉन्ट्रडिक्शन निफ्टी 50 के प्राइजेशन में भी रिसेंट टाइम पर दिखता है। प्राइस ने अपने 76 रुपए मतलब 24% के लो ब्रेक करने के बाद अब प्राइस वहां पर रिजेक्शन ले रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग से बच रहा है। तो इसी का तो हमको वेट करना है। अब यही लेवल की मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस स्ट्रांग है। प्राइस में जब बड़े खरीदार आएंगे, अभी प्राइस में पिछले 3 महीने से लगातार सप्लाई चल रही थी। लेट्स एग्जांपल, एक उदाहरण लीजिए, 3 महीने से लगातार बिकवाली चल रही थी। अब बिकवाली से प्राइस को कन्वर्ट होना है खरीदारी की तरफ। कुछ नए खरीदार अब सोच रहे हैं कि पोजीशन को बढ़ाया जाए, अब बड़ी एक डिमांड क्रिएट की जाए, फिर प्राइस को हाई प्राइस की तरफ ले जाएंगे। बड़ा एक्यूमुलेशन के लिए अब टाइम आ गया है। तो वो बड़ा एक्यूमुलेशन होगा, मान लेते हैं 6 महीने तक लगातार अब खरीदारी चलेगी। लेकिन ये 6 महीने की खरीदारी का जो बेस होगा, शुरुआत होगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर जहां से शुरू होगा खरीदारी का, तो पहले खरीदारी 1 घंटे करनी होगी, फिर 1 घंटे अगले घंटे भी करेंगे तो 2 घंटे हो गई, फिर 1 दिन तक की, फिर अगले दिन भी की तो 2 दिन हो गई। तो छोटे टाइम फ्रेम के खरीदार और बायर्स या सेलर से शिफ्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे जैसे उनका पोजीशन साइजिंग बढ़ता जाता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब प्राइस स्ट्रांग दिख रहा हो तो हमको इंतजार करना है कब बिगर टाइम फ्रेम की ये पिक्चर चेंज कर देगा। तो देखिए 25% के जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो आपको मार्क कर लेना चाहिए सर। यहाँ पर ये क्या लेवल है? 25,100 के आसपास का लेवल है। अब आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई काम का नहीं रह गया, हटा दीजिए। अब दोबारा से हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, दोबारा से लोअर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए इस जो जहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है 25,100, इसके पास का प्राइस एक्शन कैसा है? यहाँ पर अभी एक ट्रैप हुई है। प्राइस ने एक बड़ा कैंडल बनाया, बताया लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और लॉन्ग करने वाले सारे ट्रेडर्स को एक बार ट्रैप करके सारी एसएल हंटिंग करके प्राइस आया है। तो अब अगर इन ट्रेडर्स को, लॉन्ग वाले ट्रेडर्स को निकलने का मौका मिला
तो 25,050 के बाद 25,100 के ऊपर अगर प्राइस कोई क्लोजिंग करने लगा तो समझिए जो कंसोलिडेशन आपको डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी आवरली कैंडल या 10-15 मिनट का एक अच्छा बॉडी साइज कैंडल जिसमें अपर विक का साइज मिसिंग होना चाहिए, ऐसे कैंडल का एक फॉर्मेशन होना चाहिए 25,100 के ऊपर भी। 25,050 के ऊपर तो आप लॉन्ग करेंगे, ये तो रेंज है ही आपके पास, लेकिन एक मेजर रेंज जो बड़ा रेंज है वो है आपका 25,100। 25,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने लगी तो समझिए अब प्राइस में हायर डायरेक्शन मोमेंटम आएगा। ये जो 24 से 25% का करेक्शन है, सॉरी 25% डिस्काउंट मिला है जो प्राइस में आपका, वो डिस्काउंट सेशन अब खत्म हो रहा है। अब प्राइस दोबारा हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के जो बायर्स हैं वही एक्यूमुलेशन करते करते बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे अगर, तो इस तरीके का बिहेवियर दिखेगा। अगर प्राइस में ये नेगेटिव अप्रोच बनी रही, प्राइस ना तो 25,050 के ऊपर गया ना 25,100 के ऊपर गया, इसका मतलब है सेलर्स ही प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं, कोई कन्वर्जन नहीं। ये छोटे टाइम फ्रेम के ही खरीदार थे, अब इन पे कोई बिलीव नहीं किया जाएगा। ये कब होगा, अगर कोई कैंडल 24,900 के नीचे एक 10 मिनट के टाइम फ्रेम का गैप अप करने के बाद या किसी भी तरीके से एक 10 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करे, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन के बाद उस कैंडल के लो ब्रेकडाउन होने लगेंगे, तब आप शॉर्ट करेंगे। और उस समय इंट्राडे में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आईवी हाई होना चाहिए। ये इस समय मेजर काम है आपका सर। आईवी जब तक हाई नहीं है और प्राइस कोई ब्रेकडाउन कर रहा है तो बिलीव मत कीजिएगा। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का मतलब हुआ कि विक्स पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए और इंट्राडे में राइज होना चाहिए लगातार। 1% पॉजिटिव है 2 हो जाना चाहिए, 2 है तो 3 हो जाना चाहिए, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो समझिए प्राइस में आईवी वॉलेटिलिटी की संभावना बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी की संभावना तब बढ़ रही है जब प्राइस ब्रेकडाउन कर रहा है, मतलब बाजार में डर बढ़ रहा है, तब मोमेंटम आपको बड़े मिलेंगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ट्रेड प्लान रहने चाहिए। इस वीक मंडे के लिए बेसिकली हम लोगों ने प्लान कर लिया एक छोटा रेंज जो 25,100 और 24,900, इस रेंज के अंदर आपका नो ट्रेडिंग रेंज है। 25,050 निकलेगा तो आपका अप्रोच और एग्रेसिव होगा हायर साइड, उसी समय 25,100 भी ब्रेक हो गया तो आप एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे। अब देखिए, अगर आपको 25,100 मान लेते हैं ब्रेक हो गया तो आप इंडेक्स ट्रेडर है नहीं, आप हैं इक्विटी ट्रेडर, क्या कीजिएगा सर? आपने इंडेक्स का भी ट्रेड, आप इक्विटी ट्रेडर है, इस समय आपको ऐसे अंडरलाइन स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए जहां पर लॉन्ग की पोजीशंस पहले से बन रही हो। मतलब जब निफ्टी 50 गिर रहा था तब भी वो शेयर्स नहीं गिर रहे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फिल्टर थ्योरी का उपयोग करना होता है। पहले इंडेक्स को देखिए, इंडेक्स से रिलेटेबल इंडेक्स और उस इंडेक्स से रिलेटेबल शेयर्स। जैसे अभी एक छोटा सा शॉर्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, निफ्टी 50 ने पूरा जो गिरावट किया, इस समय फार्मा सेक्टर लगातार आपको पॉजिटिव दिखेगा। मैं आपको दिखाऊं निफ्टी फार्मा, यहाँ पे आ जाइए, सिर्फ निफ्टी को सर्च कीजिए, फार्मा खुद आ जाएगा। ठीक है, निफ्टी फार्मा यहाँ पे आपको सर्च करना, ये आ गया निफ्टी फार्मा, ये आपको मिल गया। यहाँ पे लगाइए 1% ऊपर क्लोज कर रहा है, प्रीवियस सेशन फ्राइडे के सेशंस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका अप्रोच देखिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले खरीदारी आई थी पूरा बिक वाली, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई ऊपर जाके क्लोज किया, पॉजिटिव क्लोज है। डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम 27, अगर आपको डेट याद हो, मुझे याद है 27 अक्टूबर से निफ्टी 50 के टॉप बने, 27 सितंबर सर, ठीक है। तो 27 सितंबर से देखा जाए कितनी गिरावट हुई, तो ये 27 सितंबर का प्राइस है, ये इसके टॉप थे 27 सितंबर के। क्या टॉप थे? 23,500 के पास, 23,500 के पास। अभी रिसेंट प्राइस क्या है? 23,500 के ऊपर, 580 की तो क्लोजिंग है। तो वहीं पर हम ट्रेड कर रहे हैं, जहां 27 दिसंबर को हम ट्रेड कर रहे थे सितंबर को, वही फार्मा सेक्टर आज भी ट्रेड कर रहा है। और वहां से निफ्टी 50 कितना, देखिए यहाँ पे 27 सितंबर से कितना हम लोग करेक्शन कर चुके हैं। हम लोग ट्रेड कर रहे थे 26,200, अभी प्राइस चल रहा है 25,000, तो वहाँ से 1,200 पॉइंट का करेक्शन है और इंडेक्स साइज लगभग इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ इसमें है 1,200 पॉइंट का करेक्शन और फार्मा सेक्टर में है 0 करेक्शन सर। जहाँ पे थे 27 सितंबर को, वहीं पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक बार प्राइस हायर साइड मोमेंटम के लिए निकला तो इसमें अपने फार्मा सेक्टर के अंदर जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, लुपिन ट्रेड कर रहे हैं, बायोकॉन ट्रेड कर रहे हैं, सन फार्मा ट्रेड कर रहे हैं, इन सारे शेयर्स में जाकर देखिए कहाँ पर बिकवाली नहीं हुई है और लगातार खरीदारी की अप्रोच चल रही है। वहाँ पर इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे तो आपको इंट्राडे में इक्विटी में बड़े प्रॉफिट होंगे। ये क्या है? फिल्टर थ्योरी है सर। इसके लिए अलग से एक मैं डेडिकेटेड सेशन भी कर दूंगा। RSI का मैंने किया था पिछले वीक, आप सभी लोगों को ध्यान होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं वीडियो पिन करा दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको दोबारा से सेशन चाहिए, ये फिल्टर थ्योरी का पूरा एक सीरीज है सर, इसका चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए पूरा सीरीज लेकर आऊंगा। आज के लिए पर्याप्त है, कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।